मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज आपको बीए सेकेंड ईयर में सेकंड पेपर में एग्रीकल्चरल क्रेडिट या कृषि साख के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, फार्मर्स के लिए अपनी फसल को उगाने के लिए क्रेडिट की आवश्यकता है। और एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है उसको अपन जो है तीन तरह से बता सकते हैं। कृषि साख के प्रकार जो हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। पहला, अल्पकालीन साख। इस प्रकार की साख प्राय 1 साल से 15 महीने तक की अवधि के लिए किसान को अपने चालू खर्चों के लिए होती है। कहने का मतलब ये है कि जो अल्पकालीन साख है या क्रेडिट है, उसमें फार्मर को खाद, बीज, फसल की बुआई कटाई की मजदूरी एवं लगान चुकाने की ज़रूरत होती है। उसके लिए जो है वो साख जो मिलती है, क्रेडिट जो मिलता है, वह अल्पकालीन साख कहलाता है। केंद्रीय बैंक की जांच समिति ने अल्पकालीन कृषि साख की वार्षिक आवश्यकता 300 से 400 करोड़ रुपए आंकी। 1969 में कृषि साख समिति ने वर्ष में अल्पकालीन कृषि साख को राशि 2000 करोड़ रुपए आंकी। ये सब पुराने एस्टीमेट हैं। दूसरी तरह की जो साख है वो मध्यकालीन साख है। 15 महीने से 5 वर्ष की अवधि के लिए किए जाने वाले कृषि ऋणों को मध्यकालीन साख की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये मध्यकालीन साख में जो है वो लोन है जो 15 महीने से 5 वर्ष के ड्यूरेशन के हैं। इस प्रकार की साख जो है सिंचाई की सुविधाएं, सिंचाई की व्यवस्था करने, भूमि को समतल करने, छोटे यंत्र और औजार खरीदने आदि के लिए ली जाती है। इसी प्रकार के ऋणों पर ब्याज की दर अपेक्षाकृत ऊंची होती है। तीसरी होती है दीर्घकालीन साख। इस प्रकार के ऋणों की अवधि प्राय 5 वर्ष से 20 वर्ष होती है। इस प्रकार की साख का प्रयोग कृषि में स्थायी सुधार करने, भूमि खरीदने, कुआं या ट्यूबवेल लगाने, कृषि के महंगे उपकरण खरीदने और पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए होता है। इस प्रकार के ऋणों पर ब्याज की दर ऊंची एवं सुरक्षा के लिए स्थायी संपत्ति रहन रखी जाती है। ऐसे ऋणों का भुगतान आसान किस्तों में करने की व्यवस्था भी होती है। तो अपन ने तीन तरह के साख के बारे में बात की है: शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अब हम देखें भारत में कृषि साख के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। पहला है निजी व्यक्ति, जिसमें हम ग्रामीण महाजन, साहूकार, जागीरदार, व्यावसायिक साहूकार, व्यापारिक एजेंट और रिश्तेदारों को शामिल करते हैं। दूसरा है वित्तीय संस्थाओं में हम स्टेट बैंक और भिन्न विभिन्न बैंक, व्यापारिक बैंक, सहकारी समितियां, भूमि बंधन बैंक तथा कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम आदि को सम्मिलित करते हैं। और तीसरे के अंदर आती है सरकारें। सरकार, राज्य सरकारें तकाबी के माध्यम से एवं प्रत्यक्ष ऋणों से कृषि साख की पूर्ति करती है। रिजर्व बैंक ने ग्रामीण साख समस्याओं की जांच के लिए 1957 में एडी गोरवाला की अध्यक्षता में ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की नियुक्ति की। सबसे पहले यह पता लगाने के लिए कि एक फार्मर को एग्रीकल्चरल क्रेडिट में क्या क्या दिक्कत आती है, उसकी जांच के लिए कमेटी बनी थी। सबसे पहले एडी गोरवाला की अध्यक्षता में। इसमें कृषि साख की विभिन्न एजेंसियों की भूमिका को कुल साख में प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया। इससे ये जो तालिका दी हुई है, इसमें स्पष्ट है कि कृषि साख में साहूकारों और ग्रामीण महाजनों का प्रभुत्व है। और 5 वर्षीय योजनाओं के बावजूद भी कृषि के साख स्वरूप में विशेष परिवर्तन नहीं आया है। व्यापारिक बैंकिंग का कृषि की साख में 5.5% भाग रहता है, जो ये बताता है कि कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो एग्रीकल्चरल क्रेडिट में कोई बहुत ज़्यादा हिस्सा क्रिएट नहीं कर रहे हैं। फिर आता है सरकार भी कृषि साख में केवल 3.3% से 4.5% भाग प्रदान करती है। सहकारी समितियों का ग्रामीण साख में अंश तेजी से बढ़ा है। संस्थागत साख नाम मात्र रह गई है। फिर अगला है पेशेवर और कृषि महाजन। इनको साहूकार भी कहा जाता है।
ये वे व्यक्ति हैं जो कृषकों को ऋण देते हैं, देशी बैंकों के रूप में निक्षेप स्वीकार करते हैं तथा हुंडियों का लेन देन करते हैं। पेशेवर महाजनों से ग्रामीण साख का पेशेवर जो महाजन हैं उनसे ग्रामीण साख का 16.1% भाग प्राप्त होता है, जबकि गैर पेशेवर महाजन ग्रामीण साख के अनुसार कुल ऋण का 47.1% भाग उपलब्ध कराते हैं। साहूकारों से कृषि साख का 30% से 35% भाग प्राप्त होता है। महाजन आभूषण, बर्तन या सामान्य उपभोग की वस्तुएं गिरवी रखकर या भूमि, मकान या दुकान बंधक रखकर उधार देते हैं। जब ऋण नकद में लेकर वस्तु के रूप में दिया जाता है तो उधार ली गई रकम का सवैया ड्योढ़ा या दुगना मूल्य वसूल करने की प्रथा प्रचलित है। अब हम देखें कि ये जो साहूकार से जो फार्मर्स जो ऋण लेते हैं इसमें दोष क्या है। ग्रामीण साख में साहूकारों का प्रभुत्व है, पर साहूकारों द्वारा बहुत ऊंची ब्याज और हिसाब किताब की गड़बड़ी के कारण किसानों का शोषण होता है। साहूकारों के द्वारा साख व्यवस्था के निम्न दोष हैं। पहला है अत्यधिक ब्याज, ऊंची ब्याज दर। साहूकार अपने ऋणों पर किसानों से बहुत ऊंची दरों से ब्याज लेता है। सामान्य ऋणों पर ब्याज की दर 24% होती है, जबकि दीर्घकालीन व जोखिम वाले अनुत्पादक ऋणों पर ब्याज की दर 40% से 100% तक होती है। दूसरा, अग्रिम ब्याज। अनेक साहूकार किसानों को ऋण देते समय ब्याज अग्रिम काट लेते हैं। इससे वास्तविक ऋण की मात्रा ब्याज के धन से घट जाती है। तीसरा, अन्य शुल्क वसूली। कृषकों को ऋण देते समय उनकी व्यवस्था के कारण साहूकार कृषकों से अनेक प्रकार की वसूलियां एवं कटौतियां कर लेता है। इस प्रकार 5 से 10% की कटौतियां कृषक के लिए भार बनती है। चौथा है हिसाब किताब में गड़बड़ी। चुकाई गई रकम अधिक लिख दी जाती है, ब्याज व किस्तों को जमा नहीं किया जाता। परिणाम यह होता है कि किसान एक बार साहूकार के चक्कर में फंसकर जिंदगी भर ऋणी हो जाता है। पांचवी जो बात है वो है फसल खरीदने की शर्त। किसानों को ऋण देते समय प्रायः साहूकार फसल को स्वयं खरीदने की शर्त रखते हैं, अतः वह इस प्रकार से भी शोषण करते हैं। तो ये हमने देखा कि पेशेवर और कृषि महाजन या मनी लैंडर्स जो है वो किस तरह से फार्मर्स का शोषण करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है एग्रीकल्चरल क्रेडिट उनको उपलब्ध कराते हैं। साहूकारों की गतिविधियों पर नियंत्रण और नियमन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। साहूकारों की अवांछित क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए तथा कृषकों को शोषण से बचाने के लिए समय समय पर गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं। 1979 में सर्वप्रथम दक्षिण कृषक सहायता अधिनियम के अंतर्गत अधिक ब्याज लेने व ऋण के भुगतान में कृषक की भूमिका पर अधिकार करने का प्रतिबंध लगाया गया। 1981 में कोसित उधार अधिनियम के द्वारा अधिक ब्याज अवैधानिक घोषित कर दिया गया। इसके बाद विभिन्न राज्य के साहूकारों की गतिविधि पर नियंत्रण करने के लिए अधिनियम पारित किए गए। इसके कारण साहूकारों को लाइसेंस देना, व्यवस्थित रूप से हिसाब किताब रखना तथा ऋण व ब्याज भुगतान पर रसीद देना अनिवार्य कर दिया गया। ब्याज की अधिकतम दरें निर्धारित कर दी गई। साहूकारों में महाजनों का कृषि साख में भविष्य क्या है। कृषि साख में यद्यपि अब भी प्रभुत्व है, पर धीरे धीरे संस्थागत वित्त या जिसे हम इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कहते हैं उसकी लोकप्रियता बढ़ने, सहकारी साख समितियों का कार्यक्षेत्र विस्तृत होने और कृषकों में जागरूकता उत्पन्न होने के कारण महाजनों की शोषण की संभावनाएं जो है घट रही है। 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार से महाजन पर निर्भरता कम होना स्वाभाविक है। कहने का मतलब यह है कि बैंकिंग जो है, पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो रूरल एरिया की जो एग्रीकल्चर से संबंधित क्रेडिट की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने में अधिकतर पब्लिक सेक्टर के बैंक्स जो हैं वो जिनकी ब्रांच रूरल एरियाज़ में भी है वो लगे हुए हैं। अब हम देखते हैं कृषि सहकारी साख समितियों के बारे में।
भारत में कृषि सहकारी साख समितियों की स्थापना के विस्तार का प्रादुर्भाव 1895 से फ्रेडरिक निकलसन के प्रतिवेदन से हुआ और 1901 में लॉर्ड कर्जन द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों के कारण 1904 में भारतीय सहकारी साख अधिनियम पारित हुआ। तो ये हिस्टोरिकल रूप में अपन देखते हैं कि 1904 में भारतीय सहकारी साख अधिनियम पारित हुआ। 1912 में इस अधिनियम को व्यापक बनाकर साख के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सहकारी समितियों की स्थापना का प्रावधान किया गया। तब से सहकारी साख समितियां कृषि साख में अपना योगदान कर रही हैं, पर कृषि साख में सहकारी साख का भाग केवल 1951 में तो ये सिर्फ 3.1% ही था, जो 1990-91 में बढ़कर के 30% हो गया और अभी हाल में इसके 22% होने के आसपास एस्टिमेट है। भारत में सहकारी साख समितियों का ढांचा त्रिस्तरीय स्तूपाकार आधार पर प्राथमिक साख समितियां हैं, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक है और राज्य स्तर पर शीर्ष बैंक के रूप में राज्य सहकारी बैंक है। ग्राम स्तर पर प्राथमिक साख समितियां अपने अंशधारियों को ऋण प्रदान करती है। ब्याज की दर 10% से 12% होती है। ऋण प्रायः 1 वर्ष के लिए केवल उत्पादन कार्यों के लिए ही दिए जाते हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या के जो वर्तमान आंकड़े हैं उसमें अगर अपन देखें तो अपन पाएंगे कि 2001-2 में इन्होंने 27,080 करोड़ रुपए और 2007-8 में 49,616 करोड़ रुपए इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं साख के रूप में। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का निर्माण जिला स्तर पर प्राथमिक साख समितियों या व्यक्ति अथवा समितियों की सदस्यता से हो सकता है। योजना काल में केंद्रीय बैंकों के पुनर्संगठन के कारण उनकी संख्या घटी है। फिर हम देखें राज्य सहकारी बैंकों की क्या स्थिति है। सहकारी साख समितियों का शीर्षस्थ बैंक जो है वो राज्य सहकारी बैंक है। योजना काल में देश में राज्य सहकारी बैंकों की संख्या 15 से बढ़कर के अब 31 हो गई है। पंचवर्षीय योजना में सहकारी समितियों का तेजी से विकास होने के कारण जहां द्वितीय योजना के अंत तक सहकारी समितियों द्वारा 141 करोड़ का ऋण दिया गया, वही तृतीय योजना के अंत में ऋण की राशि 400 करोड़ हुई और पिछले 5 वर्षों में सहकारी समितियों ने लगभग 53,500 करोड़ से 88,000 करोड़ रुपए के ऋण प्रतिवर्ष दिए हैं। तो ये हमने देखा कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट में कौन कौन सी प्रमुख एजेंसियां हैं वो इसमें लगी हुई हैं। अब हम देखते हैं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सहकारी कृषि साख में हमारी प्रगति क्या हुई। तो इसको हम जो है वो आज हम यहीं तक करते हैं, इसको बाद में करेंगे।